हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, जो कि उनका सब्जेक्ट का जिसका पेपर कल होने वाला है सुबह, उनके लिए ये मैराथन क्लास है। तो उसमें लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन होंगे आपके, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने बनाए हुए हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं क्वेश्चन। तो ये क्लास आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और इसी क्लास को आप भी देख लीजिए। कम से कम अगर आप 2 बार भी अगर इस क्लास को देख लिए ना, तो आपको सारे क्वेश्चन रट जाएंगे और पेपर से मतलब आपको बहुत कुछ इसमें से देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी की, जो ये क्वेश्चन है इनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन करिए, क्योंकि उस पर आप लोगों को इसकी PDF सुबह तक जरूर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लगातार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहना, जिससे उनकी भी मदद हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती या आती है, तो ये ऑक्सीजन जो होती है प्रकाश संश्लेषण के समय जो उत्पन्न होती है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो जल से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, क्लोरोफिल से आती है तथा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आती है। तो इसमें सही आंसर जो है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, ग्रीन कलर से दिख रहा है, जल से आती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है, जल से आती है। ठीक है, जो ग्रीन कलर वाला है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पेरोक्सीसोम में होता है। तो ये किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन होता है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा होता है। तो वो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, स्टार्च, ग्लूकोज तथा डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो इसमें जो सही आंसर है वो आप लोगों का सी है, इसमें ग्लूकोज होगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक। ठीक है, ये आप चीज़ें आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं आप लोगों के। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की कि ऐसी जैविक क्रिया, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऐसी क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, ये श्वसन की क्रिया हमारी कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है, जिससे श्वसन मापा जाता है, तो वो यंत्र जो होता है वो कौन सा होता है। पोटोमीटर होता नहीं है, ऑक्सीजनोमीटर होता नहीं है, ऑटोमीटर होता नहीं है, ये होता है रेस्पिरोमीटर होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, रेस्पिरोमीटर कहलाता है। ठीक है, श्वसन मापन का यंत्र। अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये मुक्त होती है, मतलब किस समय ये निकलती है। तो रसारोहण के समय, बाष्पोत्सर्जन के समय, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन के अंतर्गत। तो ये किस समय निकलती है, श्वसन के अंतर्गत निकलती है। जब श्वसन की क्रिया होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों। रात्रि में क्या होता है, वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं देते हैं। आप लोगों ने घर पर देखा होगा, जो आपके दादा दादी होंगे वो मना करते हैं कि वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। बट वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका जो रीज़न है वो क्या है कि ये रात्रि के समय में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये छोड़ते हैं, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए पेड़ों के नीचे रात्रि में सोना हानिकारक होता है शरीर के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या आता है कि ATP का अभिप्राय है। तो ATP का इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ATP का पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसमें ATP का फुल फॉर्म जो होता है वो पहला ही है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जिसे कहा जाता है। ठीक है, और एडेनिन ट्राईफॉस्फेट जो होता है एक ADP होता है, ADP ये होता है। ठीक है, तो इसमें ATP और ADP में आप लोगों को ध्यान है, एक में ट्राईफॉस्फेट होता है, दूसरे में डाईफॉस्फेट। ADP जो होती है उसमें एडोसिन डाईफॉस्फेट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखिए, ATP का होता है एडोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। अनोक्सी जो श्वसन होता है उसमें अंतिम उत्पाद क्या बनता है। तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है, इथाइल अल्कोहल, स्टार्च या शर्करा। तो अंतिम उत्पाद जो बनता है वो इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है हमारा, इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन जो होगा उसके बारे में देख लेते हैं कि ऑक्सीशोषण, अभी था अनॉक्सीशोषण, ऊपर क्या क्वेश्चन था देख लीजिए या ध्यान से देख लीजिए, इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। अनॉक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या था? इथाइल एल्कोहल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण का जो अंतिम उत्पाद निकलता है वो क्या निकलता है ऑक्सीशोषण के समय में? तो इसमें निकलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O, CO2 तथा H2O मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ऑक्सी अनॉक्सी में क्या निकलता है। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोगों को क्लियर करना है, कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है, और ये क्लास पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से देख के जानी है। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं, क्यों? जो भूमि में क्या होता है, जब अधिक गहराई पर बीज बो दिए जाते हैं तो वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? तो इनका कारण होता है कि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। क्या होता है कि हमारे पौधों के लिए वायु की भी आवश्यकता होती है, तो इन्हें वायु नहीं मिल पाती वहाँ पर, तो इसलिए ये अंकुरित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है वो कौन सा होता है? तो केंद्रक जो होता है वो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा, केंद्रक। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, इथाइल अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसमें जो अंतिम उत्पाद बनता है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में तो वो पायरुविक अम्ल बनता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन या थायरॉक्सिन? तो इसमें जो पादप हार्मोन है वो आप लोगों को दिख रहा होगा कि साइटोकाइनिन, ये एक ऐसा नाम दिया गया है जो कि हमारा पादप हार्मोन है जो कि पौधों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि 2,4-D एक है, 2,4-D है तो 2,4-D क्या है? कीटनाशक, विस्फोटक, कवकनाशी, खरपतवारनाशी? तो कीट जो हमारा ये है 2,4-D क्या है हमारा? खरपतवारनाशी है। ठीक, खरपतवारनाशी है। अगला क्वेश्चन आता है कि हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब हम लोग एक एक कथन को पढ़ेंगे। ए नंबर में क्या दिया है कि यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं। ये तो गलत है। बी नंबर में क्या है? बी नंबर में दिया गया है कि इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहा जाता है हार्मोन को, ये भी गलत है। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि एक कार्बनिक ए नंबर में जो दिया गया था ये विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं जो लघु मात्रा में उपापचयी क्रियाओं में ये उपापचयी क्रियाओं में भाग तो लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे बी नंबर में आएगा इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहा जाता है। हार्मोन के द्वारा हम वृद्धि भी नियंत्रित करते हैं, जैसे कि पौधों की वृद्धि अगर अधिक हो जाती है तो उसमें साइटोकाइनिन कम हो जाती है तो जिब्रेलिन को कम बढ़ाने के लिए करते हैं और साइटोकाइनिन को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन भी होते हैं। तो सी नंबर में क्या है कि इनका प्रभाव अधिक सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है, ये भी सही है। तो इसका उपयुक्त कथन सभी जो हैं वो सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद ज़रूर बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, और वीडियो जो मैंने इसके पहले पार्ट बनाए थे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बनाया हुआ था, वो भी आप लोग देख लीजिए और उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। और इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी मेरे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ज़रूर देख के जाइए। आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, नो टेंशन हो गया, आप लोगों को देना है पेपर। इसके बाद बात करते हैं कि इंडोल एस्टिक अम्ल क्या है। तो इंडोल एस्टिक अम्ल क्या होता है? ये एक ऑक्सिन होता है। क्या होता है? ये एक ऑक्सिन होता है। इसके बाद बात करते हैं कि ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? इस सभी कथनों को पढ़ लेते हैं कि इसके कारण पौधों के सीड्स में प्रमुखता हो जाती है, यह पत्तियों का विगलन रोकता है, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, और अगला है कि उपयुक्त सभी। तो ये मतलब जितने भी ऑप्शन थे हमारे ये सभी सही थे कि यह खरपतवार को भी नोक देता है ऑक्सीजन, यह पत्तियों का विगलन भी रोकता है ऑक्सीजन, और इसके कारण पौधों में सीड्स प्रमुखता हो जाती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसके बाद बात करते हैं नंबर अगले की, तो किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ऑक्सिन के कारण। किस पादप हार्मोन, ये क्या है? ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, इसके छिड़काव से क्या होता है? अनिषेक फलन प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत हो? तो कौन सा होता है? ये ऑक्सिन ही होता है। ठीक है,
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। क्या होती है कि पौधों में होने वाली कौन सी क्रिया है जो जो पौधों का तापमान कम कर सकती है। तो इसमें कौन सी जो ऐसी क्रिया होती है जो पौधों का तापमान कम करती है। तो बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पौधों की पत्तियों से जो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो उससे क्या होता है, पौधे का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में क्या होता है, पसीना जब निकलता है तो पसीना क्या होता है, ये वाष्प बनकर जो अंदर जो जल होता है उसका उत्सर्जन कर देता है। उत्सर्जन करके हम उसके बाद क्या होता है, मेरा शरीर जो होता है वो ठंडा हो जाता है। इसी के बाद क्या होता है कि जो इसमें पौधों में भी यही क्रिया होती है कि जब पौधे को अधिक तापमान में रखा जाता है, इनका तापमान जब अधिक होता है तो इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ही तेज़ी से होती है और उसमें भी मतलब उत्सर्जन के रूप में जो पसीने के रूप में बूंदें जैसी बाहर आने लगती हैं और उससे क्या होता है, पौधा एकदम से फिर तापमान कम हो जाता है उसका। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। तो किस क्रिया में करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करता है। अगला क्वेश्चन होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ये आप लोगों को यहाँ पर तत्व दिए जा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है, जल की भी होगी, पर्णहरित की होती है और धूप की भी होगी, उपयुक्त सभी। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। किस किस की होती है, उपयुक्त सभी चीज़ों की इसमें ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है तो उसमें क्या बाहर निकलता है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है और वो एब्जॉर्ब क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एब्जॉर्ब क्या किया जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है जो मतलब सही नहीं है, वो कथन हम लोगों को देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला कथन है प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, ये तो सही है। ठीक, अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ये भी सही है। नंबर सी में है कि प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, तो ये गलत है क्योंकि O2 का उपयोग नहीं होता, O2 बाहर निकलता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, ये बात सही है। तो इसमें करना क्या था, जो असत्य क्वेश्चन, असत्य जो कथन था उसे छांटना था। सी नंबर आपका सही होगा कि प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसका जो प्रथम चरण होता है वो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। ठीक है, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन करना, ये क्या होती है, प्रथम चरण होता है। अगला होता है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है, तो ये होती है बैंगनी के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में तथा लाल रंग के प्रकाश में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये होती है हमारी लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। किसमें होती है, लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला होगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो किस प्रकार के प्रकाश में सबसे कम होती है, तो ये बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। ठीक है, ये बातें आप लोगों को याद रखनी क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाली बातें हैं, तो इन लोगों को इनको बहुत ही मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से होता है। तो किसके कारण होता है, तो वो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अगला होगा हमारा क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, या फिर केवल दिन में। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, जैसा कि इसके अर्थ से पता चल रहा है, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से ही होती है ये क्रिया, तो ये सिर्फ दिन में ही हो सकता है। ठीक है, रात में तो सूर्य निकलता नहीं है, तो रात में ये क्रिया नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो कौन सी, O2, CO2, N2 और CO2। तो यहाँ पर CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस क्या होती है, इसके लिए आवश्यक होती है, तभी ये क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि पेड़ व पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पेड़ व पौधे व पेड़ का जब खाना तैयार होता है वो क्रिया कौन सी कहलाती है, तो वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, क्लोरोफिल में कौन सा फॉर्फिरिन होता है। क्लोरोफिल में कौन सा होता है, फॉर्फिरिन होता है। तो मैग्नीशियम का जो होता है ये फॉर्फिरिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप जो होता है वो प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन होगा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो इसका अंतिम उत्पाद भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो संपादित होती है वो किसमें होती है, तो प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की पर्णहरित की भूमिका होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित की भूमिका निभाता है वो कौन सा निभाता है, प्रकाश का अवशोषण जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका को निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। ठीक है, क्या अभी बताया था मैंने, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, अभी मैंने बताया ठीक पीछे। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली जो गैस होती है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया लेकिन ये दूसरे तरीके से पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है, तो वो ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परासरण की परिभाषा है। तो परासरण की परिभाषा जो होती है, परासरण क्या होता है पौधों में, इसकी परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सी नंबर सही है। तो क्या होता है, अर्धपारगम कला में होकर कम से अधिक सांद्रता कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह होना। मतलब जो जल होता है जैसे पौधों में गया और वो कम से मतलब कम जगह से अधिक सांद्रता की ओर जब वो जाता है तो उसका प्रवाह जो होता है वो क्या कहलाता है, परासरण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा थी। अगला क्वेश्चन होगा कि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। जल क्या होता है हमारा, बाह्य परासरण के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह विलयन में सब रख दी जाती है तो ऐसा विलयन कौन सा होता है, तो ऐसा विलयन जो होता है हाइपरटोनिक विलयन कहा जाता है। ठीक है, एक कोशिका जो आकार में बहुत छोटी होती है, यह एक विलयन में रख कर दी जाती है तो ऐसा विलयन कौन सा होता है, हाइपरटोनिक विलयन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है। जब कोई कोशिका को बढ़ाना होता है तो वो उसे जब किसी कोशिका का आयतन में वृद्धि करनी होती है तब वह किस में रखी जाती है, तब वह रखी जाती है एक अल्प परासरी विलयन में। किसमें, एक अल्प परासरी विलयन में रखी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। तो बीज जब फूलते हैं तो वो किस कारण से फूलते हैं, परासरण के कारण, अंतःशोषण के कारण, जलीय अपघटन तथा जीव द्रव्य कुंचन के कारण। तो ये अंतःशोषण के कारण क्या होते हैं, बीज जल में रखे हुए फूलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना किसके कारण होता है। ये क्रिया जो होती है कि लकड़ी के दरवाजे जो होते हैं ये वर्षा ऋतु में आप लोगों ने देखा होगा ये फूल जाते हैं। मतलब इनकी कुंडी अगर खुली रहेगी या कोई खिड़की खुली छोड़ दिया आपने फिर ये बड़ी मुश्किल से बंद होती है। तो इसका कारण क्या होता है कि अंतःशोषण के कारण ये क्या होता है, नमी अवशोषित कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, अंतःशोषण की क्रिया होती है, इसके कारण से ये लकड़ी दरवाजे फूल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि उर्वरक का अधिक मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। तो उर्वरक जो होते हैं उनकी अधिक मात्रा में प्रयोग मृत्यु का कारण बनता है क्योंकि बाह्य परासरण के कारण बनता है। उनमें जो बाह्य परासरण की क्रिया होती है ये होने लगती है। अगला क्वेश्चन होगा कि पौधों में जल का परिवहन होता है। तो पौधों में जो जल जाता है, जैसे कि पौधों की जड़ में हम जो जल देते हैं वो पूरे पौधे में किसके द्वारा फैलता है, तो वो क्रिया होती है जाइलम के द्वारा पूरी होती है। ठीक है, जाइलम द्वारा पूरी होती है। अगला क्वेश्चन होगा कि भूमि में जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है तो कौन सा जल जो उपलब्ध होता है वो कोशिका जल होता है। ठीक है, कैपिलरी वाटर इसे कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन होगा कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो 16 होते हैं। ठीक है, अब ये 16 तत्व आप लोगों को खोजने कौन कौन से होते हैं। अगर मैं इतना डिस्क्राइब से पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोगों का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 16 ये आवश्यक तत्व होते हैं, बस आप लोगों को इतना जान लीजिए। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो ये जिंक जस्ता की कमी से होता है, ये तो सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन होगा कि फूल गोभी का वेबटेल जो तत्व होता है किस तत्व की कमी से होता है। वेबटेल जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है। पत्तियों की हरिमहीनता मैग्नीज की कमी से होती है।
अगला क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो ये जलहानि की प्रक्रिया होती है। इसे क्या कहा जाए तो वाटर लॉस प्रोसेस कहा जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है ये जलहानि प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन होगा कि जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो जल बिंदुओं के रूप में जब जल की हानि होती है तो ये बिंदु स्राव मतलब गुटेशन कहलाती है। गुटेशन मैंने पढ़ाया हुआ था पिछले वीडियो में, जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें पता होगा। तो वाष्पोत्सर्जन में होता है, तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, तो वाष्पोत्सर्जन को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन को यहाँ पर क्लाइनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो पौधे में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किस में होती है? जड़ में, तना में, पत्ती में या फिर पूरे पौधे में? तो ये वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है ये लगभग पूरे पौधे में ही होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा वो होती है। वह दशा, वह कौन सी स्थिति होती है जब वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है? तो निम्न नमी व ऊंचा तापमान। निम्न नमी व ऊंचा तापमान मतलब कम नमी होती है और उसमें तापमान की अधिकता होती है, तब क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। मतलब गर्मियों के समय में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन होगा कि पत्तियों के दो मुख्य कार्य लिखिए। पत्तियों के जो दो मुख्य कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के जो होते हैं ये मुख्य कार्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों के यहीं तक थे और ये आप लोगों के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन थे, तो ये मैंने आप लोगों के पूरे करवा दिए हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आप लोगों का कल का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। और आप लोगों ने जो भी ओल्ड वीडियो मेरे नहीं देखे इससे पहले वाले, वो भी आप लोग देख के जाइए, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारी PDF मैं वहीं पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चैनल के नाम से ही है टेलीग्राम चैनल। अगर आप लोगों ने नहीं अभी तक ज्वाइन किया है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।